जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम जो है शुरुआत करने वाले हैं क्लास 12 विषय फिजिक्स की क्लासेस। ठीक है, तो गाइज आज जो है सबसे पहले हम देखेंगे अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, तो इससे पहले जिन स्टूडेंट्स ने हमारी बेसिक मैथमेटिकल फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट हैं, जैसा कि हमने पहले बताया था, सदिश, बीजगणित, त्रिकोणमिति, शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ गाइस, त्रिकोणमिति। इसके अलावा जो है हमारा है ज्यामिति और एक था कलन। ठीक है, तो फिजिक्स पढ़ने के पहले आपको इन पांचों जो चैप्टर्स हैं मैंने हमारे जो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा नोवर सॉल्यूशन चैनल के। ठीक है, तो इन पांचों कॉन्सेप्ट को आपको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा आसान है, इन पांचों चैप्टर्स पे आपके कमांड होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, अगर इन चैप्टर्स पर आपके कमांड नहीं होंगे तो फिजिक्स आपको बहुत ही हार्ड लगेगी और आपको हो सकता है कि न्यूमेरिकल जो है सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम जाएगी। ठीक है, फेस करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप जो है हमारे प्लेलिस्ट में इन चैप्टर को जो है पूरा सॉल्यूशन जो है विधिवत आपको हर चैप्टर से रिलेटेड जो है हमने फार्मूला वहाँ पर जो है कवर आउट किया है। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले उन वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि आपको बहुत ही हेल्पफुल लगेगी। तो चलिए गाइज, अब अपन शुरुआत करते हैं अध्याय फर्स्ट, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं कि विद्युत होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमको इसके शीर्षक जो बात दिया गया होता है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो विद्युत क्या होता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी चैप्टर अगर शुरुआत होती है तो सबसे पहले उसका बेसिक हमको जान लेना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर हम इसके बेसिक नहीं जान रहे होते हैं तो आगे चल के हमको बहुत सी प्रॉब्लम जो है फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं शीर्षक से शुरुआत कर रहा हूं कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और एक विशेष बात स्टूडेंट्स की, जो स्टूडेंट्स अभी अगर अपने नोटबुक या पेन लेकर अगर नहीं बैठे हैं तो अपने नोटबुक और पेन जरूर लेकर बैठ जाएं, तो वीडियो को देखते हुए भी आप अपने नोट्स को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं विद्युत। ठीक है, तो वैसे तो विद्युत जो होता है ऊर्जा का ही एक फॉर्म होता है। ठीक है, ऊर्जा का ही एक रूप होता है। ठीक है, चूँकि हम जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में जो भी होती है, ठीक है, हमारे पूरे ब्रह्मांड में, पूरी गैलेक्सी में जो हमारी ऊर्जा हो एक रूप से दूसरे रूप में ही स्थानांतरित होती है। ठीक है, न ही उत्पन्न होती है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है ऊर्जा संरक्षण के नियम में हमने देखा था कि यह ऊर्जा ना तो नष्ट होती है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, बस इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। चूँकि आपने क्लास 11 के प्रीवियस क्लास में आपने इसको पढ़ चुका है। ठीक है, इससे पहले तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में आप स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है, आप उसको उत्पन्न नहीं कर सकते, ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो विद्युत भी एक टाइप का क्या होती है, ऊर्जा होती है। ठीक, तो ऊर्जा का ही एक फॉर्म है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये विद्युत जो होता है, ठीक है, तो विद्युत का जो ये पता कैसे चला। सर्वप्रथम तो बात ये आती है कि विद्युत का पता कैसे चला। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम आपको बता दें कि जो एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि किस प्रकार से विद्युत जो है उत्पन्न होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसी पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, और इन्होंने क्या होता है कि अमेरिका में एक कल्चर होता है। ठीक है, अमेरिका में कल्चर होता है पतंग उड़ाने का। वहाँ एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है पतंग उड़ाने का, काइट उड़ाने का। ठीक है, तो उनके ज़रिए जो है इन्होंने बताया। तो चलिए अपन लोग जान लेते हैं। चूँकि अभी जो है हमारी फिजिक्स शुरुआत नहीं होती है, चूँकि मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि कोई भी जो है हम प्राकृतिक फिजिक्स वैसे तो होता क्या है, अगर मैं एक शब्द में या एक वाक्य में अगर उसकी डेफिनेशन पूछूं या बोलूं, तो हमारे जो फिजिक्स की परिभाषा क्या होती है, प्रकृति में होने वाली जो भी घटनाओं का अध्ययन होता है उसको हम भौतिक शास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो हुआ क्या कि बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, और अमेरिका में जो एक फेस्टिवल होता है, ठीक है, तो वो क्या कर रहे थे, एक बार जो है पतंग उड़ा रहे थे। ठीक है, तो एक पतंग उड़ा रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही वो पतंग उड़ा रहे थे तो अचानक जो है बारिश शुरू हो जाती है, और बारिश शुरू होने के साथ साथ बिजली भी जो है चमकने लगती है। ठीक है, और बिजली जो है आसमान में ऐसे चमकने लगती है, और जैसी बिजली चमकने लगती है तो क्या होता है, जब बारिश के चलते जो उनकी पतंग होती है और जो ये रस्सी जो होती है, उनका जो क्या होता है, बारिश के जरिए जो है थोड़ा भीग जाता है। ठीक, और भीगने के बाद होता क्या है कि ये जो इसके बिजली होते हैं जब वो उड़ाते हैं आसमान में, पतंग उड़ रहा होता है, तो क्या होता है, जैसी बिजली कड़कती है, ठीक है, जैसी बिजली कड़कती है तो उनको डोरी में जो होता है तनाव कुछ
अलग सा अनुभव होता है, अलग सा आभास प्रतीत होता है। और उसी को फाइंड करने के लिए, ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे उसी को फाइंड करने के लिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने प्रयोग किया, इन्होंने ही क्या किया था, प्रयोग किया था। ठीक है, अब हम आपको बता दें कि सबसे पहले जो है ये बिजली, ठीक है, बिजली, क्योंकि हम सबसे पहले हम समझ क्या रहे हैं कि विद्युत क्या होता है, हम इसी पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि विद्युत की उत्पत्ति कैसे हुई, तो मैं उसी पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो बिजली जैसी चमकी, तो सबसे पहले हमको जान लेते हैं कि विद्युत उत्पन्न कैसे होता है। तो बहुत से लोग जानते होंगे कि जब बादल में, आसमान में जब क्या होता है, जब दो बादल आपस में टकराते हैं तो क्या होता है, विद्युत उत्पन्न होता है। ठीक है, उनके टकराने से, इसीलिए कहा जाता है कि बिजली जैसी बादल आपस में टकराते हैं तो गरजने की भी आवाज़ आती है। ठीक है, तो उसी कारण से होता है कि हम जो है सॉरी क्या होता है, बिजली जो है उत्पन्न होती है, उसके साथ साथ गरजने की भी आवाज़ आती है। तो सर ये चीज़ उन्होंने देखा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और एक बार प्रयोग उन्होंने उस समय ये भी किया कि यहाँ पास एक रेशम की डोरी से कुछ चाबी के छल्ले गुच्छे जो है यहाँ पास बांध के देखे। और उन्होंने एक प्रयोग ये भी देखा कि जैसे ही ये बिजली जब कड़कती थी तो इनमें जो है चाबी के गुच्छे पे कुछ तनाव जो है उत्पन्न होता था। ठीक है, कुछ ये प्रतिक्रिया जो है आपस में करते थे। ठीक है, तो ये चीज़ इन्होंने पता किया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इससे भी एक और भी इसकी गहराई को जानने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कि ये विद्युत है कि या फिर क्या है, क्योंकि इससे पहले तो अपन कोई जानता नहीं था कि विद्युत होता क्या है। ठीक, उन्होंने अनुभव किया। तो इसी प्रयोग को जानने के लिए उन्होंने क्या किया, एक और प्रयोग किया। ठीक है, जो कि उसको जो है लैब एक्सपेरिमेंट कहा गया। तो चलिए हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट चाहे तो इसको जो है वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते थे। ठीक है, हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम आपको कॉन्सेप्ट आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आपका एक बैकअप तैयार हो जाए फिजिक्स को चैप्टर 1 को शुरुआत करने से पहले। तो सबसे पहले इन्होंने लैब एक्सपेरिमेंट किया गाइस, लैब एक्सपेरिमेंट किया। और लैब एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या देखा कि एक दृढ़ पिंड से एक डोरी को क्या किया गया, लटका दिया गया। ठीक है, एक डोरी को लटका दिया गया और यहाँ पास दो छड़ ली गई। एक ली गई कांच की छड़ और दूसरी भी ले ली गई कांच की छड़। अब हुआ क्या, ये फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, हुआ क्या कि जैसे ही इन्होंने क्या किया, ये जो कांच की छड़ है, ठीक है, दोनों कांच की छड़ को इन्होंने एक साथ लिया और इन कांच की छड़ को, एक कांच का छड़ ये था, दूसरा कांच का छड़ ये था। मान लो ये कांच का छड़ ए है, ये कांच का छड़ बी है। ठीक है, तो इन कांच के छड़ को क्या किया, रेशम या बिल्ली के खालों से जो है क्या किया, इनको घर्षण किया या रगड़ा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहूँगा क्या किया, घर्षण किया। ठीक है, क्योंकि जो बिजली उत्पन्न होती है बादलों में, आसमानों में देखे होंगे, वो घर्षण के कारण ही होता है। तो सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है कि जो बिजली उत्पन्न होती है वो घर्षण के कारण होती है। आपको ये बात मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि कांच की जो छड़ होती है, इसको सबसे पहले क्या किया गया, घर्षण किया गया रेशम के कपड़ों से या फिर जो है बिल्ली के खालों से। ठीक है, और जैसे ही इसमें घर्षण किया गया या रगड़ा गया, और रगड़ने के पश्चात जैसे ही हम इसको पास लाया गया तो ये क्या होने लगे, एक दूसरे से प्रतिकर्षित होने लगे। क्या होने लगे, प्रतिकर्षित। ये एक दूसरे से प्रतिकर्षित के गुण जो है दर्शाने लगे। ठीक है, तो ये प्रतिकर्षित करने लगे फर्स्ट कंडीशन में। अब एक बार पुनः इन्होंने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। दूसरा एक्सपेरिमेंट में क्या किया, एक दृढ़ पिंड ये था और इसमें एक धागा ले लिया गया और इसको जो है एक कांच की छड़ ली गई दूसरे एक्सपेरिमेंट में। और इसमें पहला जो रॉड लिया था इन्होंने कांच की छड़ लिया था और दूसरा जो रॉड लिया था ये एबोनाइट का था। ठीक है, एबोनाइट का। एबोनाइट एक प्रकार का पदार्थ होता है। ठीक है, पदार्थ होता है क्योंकि ये कांच की तरह ही होता है, एक एबोनाइट। ठीक है, जो कांच की छड़ तो आप जानते ही होंगे कि कांच का छड़ होता है, जो कि स्कूलों में जो है लगभग आपको देखने को इसका मिल जाता है। ठीक है, एक रॉड टाइप से होती है, इतनी लंबी होती है और कांच की छड़ होती है। ठीक, और एबोनाइट जो है कांच के टाइप सा ही होता है। आप गूगल में जाके आप सर्च मारेंगे कि एबोनाइट की छड़ अगर आप देखेंगे तो आपको गूगल में पूरी चीज़ें जो है आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, आपको उसका स्ट्रक्चर अगर देखना होगा। तो हुआ क्या कि जैसे ही अब इस कंडीशन में, ये दूसरा कंडीशन, हम दूसरे एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, तो अब इसमें क्या हुआ कि जब इसको भी रगड़ा गया, इन दोनों को भी छड़ को अलग अलग रगड़ा गया, तो हुआ क्या, जैसे ही रगड़ा गया और आपस को इसमें पास लाया गया एक दूसरे को, जब लाया गया तो इनके बीच में क्या होने लगा स्टूडेंट्स,
आकर्षण होने लगा। ठीक है, जैसे ही इनके बीच में आकर्षण हुआ तो जब साइंटिस्टों ने देखा, वैज्ञानिकों ने देखा कि इसमें क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें प्रतिकर्षण हो रहा है और इसमें आकर्षण हो रहा है। ठीक है, चूँकि ये क्या हो गया, हम आपको बता रहे हैं क्योंकि हम अपनी विद्युत पढ़ रहे हैं। अब अच्छा एक बात और बता देता हूँ कि विद्युत को पढ़ने से पहले, ठीक है, यहाँ पास मैं आपको बता दूँ कि विद्युत को पढ़ने से पहले, यानी कि विद्युत के गुणों को पढ़ने से पहले हमको जो है चुंबकीय गुणों के बारे में पहले से जानकारी थी। ठीक है, चुंबकीय गुणों के बारे में पहले से ही जानकारी थी, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। कैसे जानकारी थी, आप जानते होंगे नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होता है, समझ लो ये क्या है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को जब अलग अलग जो ध्रुवें होती हैं एक दूसरे को क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। और अगर नॉर्थ पोल होते हैं दोनों के बीच, उनमें बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो ठीक उसी प्रकार से कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि जैसे हमको चुंबकीय गुण के बारे में जो है हमको पहले से मालूम था, अब विद्युत गुण के बारे में बाद में पता चला था। ठीक है, तो ये चुंबकीय गुणों के आधार पर ही, इसी की बेसिस पर ही जो है इसका आकलन किया गया कि जिस प्रकार से चुंबकीय गुणों पर जो है ये अलग अलग ध्रुवों के बीच में आकर्षण होता है और सेम ध्रुवों के बीच में प्रतिकर्षण होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पास जो है एनालाइज किया गया और यहाँ पास से इन दोनों एक्सपेरिमेंट से ये अंदाज़ा लगाया गया कि इनके बीच में कुछ तो होता है। ठीक है, तो जो होता है, आप यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर जो होता है इसको जो है कुछ भी था। ठीक है, इनके बीच में जो रीज़न था कि ये आकर्षण और प्रतिकर्षण क्यों हो रहा है, तो जो इसकी वजह थी उसका नाम इसको दे दिया गया कि यहाँ पास ये धनावेश, ठीक है, धनावेश हो गया। और चूँकि ये सेम क्षण था, अब जैसे कि हम बता दें कि ये भी कांच का क्षण है, ये भी कांच का क्षण है, तो ये भी जो है धनावेश इनके बीच उत्पन्न हुआ होगा। और ये कांच का क्षण था तो इनके बीच में क्या हो गया, कांच की छड़ी, इसके बीच में जो है चारों साइड जो है धनावेश उत्पन्न हुआ होगा। अब चूंकि ये अलग पदार्थ हमने लिया तो इनके बीच में ऋण आवेश उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो अब चूंकि यहाँ पास क्वेश्चन ये उठता है कि कांच के छड़ पे ही जो है धनावेश क्यों उत्पन्न हुआ। ठीक है, क्या ऋण आवेश उत्पन्न नहीं हो सकता था? सबसे पहले स्टूडेंट्स के मन में यही बात आती है कि क्या कांच के छड़ पे जो है धन आवेश क्यों उत्पन्न हुआ, ऋण आवेश भी तो उत्पन्न हो सकता था। तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में गहराई से अध्ययन करने के लिए आवेश उत्पत्ति का जो आधुनिक सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, क्योंकि इसके पश्चात जो है हमारी फिजिक्स की क्लासेस जो है सुचारू रूप से जो है चालू हो जाएगी। ठीक है, तो आप जो है ये जो है बेसिक फंडामेंटल था चूँकि और मेन इसका जो रीज़न था। ठीक है, जो इसको जो होता है, जो ये सारे जो है जो भी कैरेक्टरिस्टिक और विशेषताएं जो अपने ये दर्शा रहे हैं, जो भी गुण दिखा रहे हैं, ये किसके कारण होता है स्टूडेंट्स? घर्षण के कारण। ठीक है, घर्षण के कारण, इसलिए जो है इसको विद्युत घर्षण के नाम से भी जाना जाता है कि जो कॉन्सेप्ट है ये विद्युत घर्षण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो विद्युत घर्षण, क्योंकि घर्षण के कारण ही चीज़ उत्पन्न हुई है। जैसे कि हमने इसमें रेशम की कपड़ों से या फिर बिल्ली के खाल से जैसे ही इनको रगड़ा मतलब घर्षण किया। ठीक है, जैसे ही घर्षण किया तो घर्षण करने के कारण जो है इनके बीच में कुछ उत्पन्न हुआ होगा। ठीक है, ये एक अंदाजा था, क्योंकि वैज्ञानिकों को जब घर्षण किए होंगे तो उससे मालूम पहले नहीं पता था कि क्या उत्पन्न होगा। उसी को इन्होंने क्या नाम दे दिया था? आवेश नाम दे दिया था। ठीक है, तो अब आपको पता चल रहा होगा कि जो विद्युत, जो शीर्षक में नाम है विद्युत आवेश, ये कैसे जो है उत्पत्ति की शुरुआत हुई। ठीक है, क्योंकि हमारा फिजिक्स क्लास 12 का पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो हमको मालूम होना चाहिए कि विद्युत कैसे उत्पत्ति हुई, आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो किस प्रकार से हुई और कहाँ से हुई, किसकी इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो ये चीज़ हमको जानकारी होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये रीज़न था। ठीक है, कि विद्युत जो है किस प्रकार से घर्षण के कारण उत्पन्न हुआ विद्युत। ठीक है, और जो इनके बीच में जो हुआ होगा, ठीक है, उसको नाम दिया गया आवेश। वैज्ञानिकों को उन्होंने क्या नाम दिया था? इनको आवेश नाम दिया था। अब चूंकि ये धन और ऋण क्यों नाम दिया गया था, इसको हम जो आवेश उत्पत्ति के आधुनिक सिद्धांत में उस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम आवेश उत्पत्ति के आधुनिक सिद्धांत पर चर्चा करते हैं। तो अब जो है आपके सामने आवेश उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत जो है प्रदर्शित है। तो आप देख सकते हैं कि आवेश उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत, चूंकि ये बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इस बोर्ड एग्जाम में आता है, इसलिए जो है आप इसको अच्छे से आप कवर करिएगा, क्योंकि अब जो है यहाँ से फिजिक्स आपकी शुरुआत हो रही है क्लास 12 की। ठीक है, अभी तक हमने जो इसका बैकअप आपको हम दे रहे थे कि किस प्रकार से आवेश की उत्पत्ति होती है, विद्युत उत्पत्ति होती है। लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि आवेश उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत लिखिए या आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत लिखिए। ठीक है, तो किस प्रकार से, चूंकि मैंने इसका
डेफिनेशन पहले से राइट डाउन कर रखा है ताकि आपका टाइम जो है ज़्यादा वेस्ट ना हो लिखने पर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख दिया हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस प्रकार से जो आपकी डेफिनेशन मैंने लिख रखी है किस प्रकार से ये आपका वर्क करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हम बता दें, तो सबसे पहले आप इसको लिखावट पर मत ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर समझिए कि जो मैं बताने वाला हूँ आप इसको समझ लीजिएगा तो आपको डेफिनेशन बिल्कुल भी याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखिए कि ये जो है दो पदार्थ होते हैं, ठीक है। एक पदार्थ ये है और एक पदार्थ ये है, दो अलग अलग पदार्थ अपन जो है लेते हैं, ठीक है। अब अपन जानते हैं कि पदार्थ में क्या होता है, कोई भी पदार्थ लेते हैं या फिर कोई भी परमाणु लेते हैं, पदार्थ में क्या होता है प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। हम सभी जानते हैं। और नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, क्या होता है, प्रोटॉन। तो ये भी परमाणु है, एक ये पहला परमाणु इस, ठीक है, और ये दूसरा पदार्थ ले लिए, ठीक है। दो अलग अलग पदार्थ लिए हैं, ठीक है। और जब ये दो अलग अलग पदार्थ लेते हैं अपन तो होता क्या है कि हम जानते हैं कि इसके नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, ठीक है। और इसके कक्षा में जो होता है इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चक्कर लगा रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे होते हैं, बाहरी कक्षा में चक्कर लगा रहे होते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो होता है बाहरी कक्षा में चक्कर लगा रहे होते हैं। लेकिन होता क्या है, जब इसको हम क्या करते हैं, इनके बीच में, चूंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, हमने इसके पहले अपन ने क्या डिस्कस किया था कि आवेश की उत्पत्ति कैसी हुई, ठीक है। कि कांच की क्षण जिस प्रकार से धनावेश उत्पन्न हो रहा था कि कांच की क्षण में धनावेश ही उत्पन्न क्यों हो रहा है, ऋणावेश भी उत्पन्न हो सकता था, है ना, कि किस प्रकार से। और ऋणावेश कब उत्पन्न होता है या धनावेश कब उत्पन्न होता है, हम धनावेश ही क्यों लिए थे। तो मैंने उस टॉपिक पे, अभी पिछले टॉपिक पर क्या बताया था कि धनावेश उत्पन्न नहीं होता है, वहाँ पर ऋणावेश भी उत्पन्न हो सकता था, ठीक है। तो इसी चीज़ को समझने के लिए जो हमको आधुनिक सिद्धांत जो व्याख्या मापन करने वाले हैं इसी चीज़ को यहीं से समझ में आएगा, ठीक है। कि धनावेश कब उत्पन्न होता है, ऋणावेश कब उत्पन्न होता है, ये चीज़ें अभी जो है आपको क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, हम दो अलग अलग क्या करते हैं, पदार्थ लेते हैं, ठीक है। और इनके बीच में क्या कराया जाता है, घर्षण कराया जाता है। इनके मध्य में क्या कराया जाता है, घर्षण कराया जाता है, ठीक है। और जैसे ही इन दोनों के बीच में घर्षण कराएंगे, इन दोनों के बीच में जैसे ही हम क्या कराएंगे, घर्षण कराएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इनके बीच में, इन दोनों अलग अलग पदार्थ के बीच में जैसे ही घर्षण कराएंगे तो इससे होगा क्या कि इसमें क्या होता है, हम सबको मालूम है कि बीच में क्या होते हैं, नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन हम यहाँ पास लेंगे, क्या लेंगे, प्रोटॉन लेंगे, ठीक है। और इसके नाभिक के चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगा रहे होते हैं। हमको मालूम है एक कॉन्सेप्ट कि जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, ठीक है। जो सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जब आगे मैं आपको टॉपिक के आगे जब जाऊंगा तो आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन समझाऊंगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या होते हैं, ये अपने नाभिक से बहुत ही कमजोर बंध से जुड़े होते हैं, कमजोर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। क्योंकि जितनी बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, होता क्या है कि जितना दूर बाहरी कक्षा होगा नाभिक से उतने ही कमजोर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो जो ये नाभिक से कमजोर बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो होता क्या है कि जो अब चूंकि कमजोर बॉन्ड से जुड़ने के कारण ये क्या होता है, जैसे ही घर्षण कराया जाता है तो ये इसके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक दूसरे को त्याग देते हैं, ठीक है। एक दूसरे को त्याग देते हैं और क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण कर लेता है, ठीक है। ये चीज़ होता है दोनों में ही, ठीक है। क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके भी होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके भी होते हैं। इस कारण से ये एक दूसरे इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पास बात समझ में आती है, मैं इसको डेफिनेशन को पढ़ता हूँ, इसके बाद और आपका टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा। जब दो पदार्थों के बीच घर्षण कराया जाता है, हमने जैसे कि बात बताया कि दो पदार्थ अलग अलग लिए हैं और क्या कराएंगे, घर्षण कराएंगे। तो घर्षण के पश्चात बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो मैंने जैसा कि आपको डिस्कस किया, ऊर्जा ग्रहण करते हैं, ठीक है। एक दूसरे के क्या करेंगे, ऊर्जा ग्रहण करेंगे, एक ऊर्जा त्यागेगा और एक ऊर्जा ग्रहण करेगा, ठीक है। तो ऊर्जा ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वे धनावेश तथा जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो ऋणावेश कहलाता है। ये इसकी आधुनिक सिद्धांत है, ठीक है। तो आप ध्यान में क्या देंगे, यहाँ पास जो मेन लाइन है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो धनावेश कहलाएगा। तो सपोज मान लीजिए ये जो है इलेक्ट्रॉन त्यागा, ठीक है। मान लीजिए क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो ये क्या कहलाएगा, धनावेश, ये कहलाएगा
धनावेश। और अगर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जैसा कि डेफिनेशन में क्या है, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो ऋणावेश कहलाता है। वो क्या कहलाता है? ऋणावेश कहलाता है। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि धन आवेश और ऋणावेश कब उत्पन्न होता है। ठीक है, तो धनावेश कब, जो कांच की जो छड़ वाला मैंने इससे पहले का टॉपिक आपसे डिस्कस किया था, अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि कांच की छड़ पे दोनों आवेश उत्पन्न हो सकते हैं, धनावेश भी और ऋणावेश भी। ठीक है, लेकिन धनावेश कब उत्पन्न होगा? जब वह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्यागेगा। तो जब वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तब उस कंडीशन में धनावेश उत्पन्न होगा, और जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उस कंडीशन में वो ऋणावेश उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो ये कोई निश्चित नहीं था कि कांच की छड़ में धनावेश ही उत्पन्न क्यों हुआ। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आवेश, इसके पहले हमने समझ लिया था कि आवेश कैसे उत्पन्न हुआ, लेकिन धनावेश और ऋणावेश कैसे चीजें उत्पन्न हुई, कौन सा धनावेश होगा कौन से ऋणावेश होगा, वो आवेश उत्पत्ति के सिद्धांत में हमको क्लियर होता है। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि धनावेश कब होता है और ऋणावेश कब होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं आपसे सवाल से पूछता हूं कि जो धनावेश और ऋणावेश अभी तक में हमने जो कॉन्सेप्ट समझा, ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट अभी तक हमने आपको समझाया, तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन ही क्यों होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं होते? इलेक्ट्रॉन क्या हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर क्यों लगाता है ना, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, 9th में पढ़े, साइंस में 10th में पढ़े और 11th में भी पढ़े होंगे। लेकिन अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि नाभिक में जो होता है प्रोटॉन ही क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं होता है? प्रोटॉन नाभिक की ओर चक्कर क्यों लगाता है, इलेक्ट्रॉन ही क्यों लगाता है ना? प्रोटॉन भी तो चक्कर लगा सकता था बाहरी कक्षा में, तो इसका रीज़न क्या है? ठीक है, तो इसका रीज़न मैं आपको यहाँ पास देता हूँ, आपको ये चीज़ें नोट करके रखनी है। ठीक है, अपने नोट में आप इसको 2-4 पॉइंटें आपको नोट करके रखनी है। अब आप यहाँ पर ध्यान रखना, उसका रीज़न बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉन ही बाहरी कक्षा में क्यों चक्कर लगाते हैं, प्रोटॉन नहीं लगाते हैं, इसका रीज़न क्या है, और केंद्र में जो है सेंटर में नाभिक में प्रोटॉन ही क्यों होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन ही क्यों होता है, उसका रीज़न अब आपको समझाता हूँ। कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको EM से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, मास मतलब द्रव्यमान और E फॉर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो इसका इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ये होता है 9.1 गुणे 10 की घात -31 kg। ठीक है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का मास होता है। अब अगर हम बात करें प्रोटॉन का मास, ठीक है, तो सेकेंड, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का अगर ये क्या कहते हैं, अगर इसका प्रोटॉन का अगर मास हम देखते हैं तो इसमें होगा क्या कि इसका हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, ये इस प्रकार से होता है। तो आप अब यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो प्रोटॉन का जो होता है, ठीक है, ये प्रोटॉन का जो मास होगा, जो प्रोटॉन का मास होता है इतना होता है, और जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है ये इतना होता है। तो यहाँ पास से हमको क्या देखने में समझ में आता है कि जो प्रोटॉन का मास होता है, ठीक है, जो प्रोटॉन का मास होता है, ठीक, क्या होता है ये, फिर सॉरी मैं इसको यहाँ पास EP लिख दिया, यहाँ पास हमको लिखना चाहिए था, यहाँ पास मैं PM लिख दे रहा हूँ। ठीक है, प्रोटॉन का मास, आप यहाँ पास समझ जाइएगा, थोड़ा मेरे से लिखने में मिस्टेक हो गया। तो जो प्रोटॉन का मास होगा ये ज़्यादा क्यों होती है, देखिए पावर इसका क्या है, कम है। ठीक है, आप एक दूसरे से अगर इसको कंपेयर करके समझेंगे कि ये देखिए इसका -27 है और इसका -31 है, तो इसमें जो है -27 क्या है, कम है, मतलब ये जो है भारी होता है। ठीक है, पावर क्या होता है इसका, कम होता है, तो माइनस में है चूँकि। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत हो जाना कि संख्या ये बड़ी है तो इसको भारी होना चाहिए था, लेकिन ये संख्या क्या है, माइनस में है, तो इसलिए -27 ये वाला क्या होता है, भारी होता है। यानी कि जो प्रोटॉन का मास होता है वो क्या होता है, भारी होता है, और इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, कम होता है, इसलिए क्या होता है, ये बाहरी कक्षा में चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो रीज़न यही है कि प्रोटॉन नाभिक में इसलिए होते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन क्या होते हैं, भारी होते हैं, इस कारण से ये नाभिक में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, हल्के होते हैं, इस कारण से बाहरी कक्षा में चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक अब ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस कारण से इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक और रूल मैं आपको बता देता हूं, ये तो नोट नंबर पहला था, नोट नंबर दूसरा देखिए। अब यहाँ पास एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन एक नंबर एक फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेता है कि धनावेशित होने पर, यहाँ पास लिख लीजिएगा कि धनावेशित होने पर
ठीक है, धनावेशित होने पर द्रव्यमान पर क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, द्रव्यमान पर कमी होती है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप इसको लिखिएगा। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, ऋणावेशित होने पर, कोई भी पदार्थ से ऋणावेशित होने पर, ठीक है, ऋणावेशित होने पर, राइटिंग पे मत जाइएगा क्योंकि मैं जल्दी जल्दी थोड़ा लिख रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना हो। तो ऋणावेशित होने पर द्रव्यमान में वृद्धि होती है। एक सेकेंड, हाँ, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि धनावेशित होने पर कोई भी पदार्थ जो होता है, धनावेशित होने पर, चाहे कांच का छड़ हो, चाहे अभी जैसे इसके पहले देखे थे, तो धनावेशित होने पर द्रव्यमान पर कमी होती है। कैसे कि आप देखिए, अगर ये पदार्थ धनावेशित है तो होगा क्या, क्योंकि अब एक इलेक्ट्रॉन ये तो त्याग दिया ना, अभी मैंने डेफिनेशन में क्या बताया, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो वो धनावेश कहलाएगा। तो एक बात बताओ, कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉन ये त्याग दिया तो इसके भार में तो कमी ही आएगी ना। द्रव्यमान मतलब क्या होता है, भार, वेट होता है। ठीक है, तो ये त्यागा। अगर आप एक बात बताइए, आपके पास मान लीजिए 5 kg का कोई भी सामान है, ठीक है, उसमें से अगर 1 kg त्याग देंगे तो आपका भार में कमी आएगी ना, कोई भी वस्तु में। ठीक है, एग्जाम्पल आप ऐसा समझ सकते हैं, या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप 5 kg दुकान पे अगर चीनी लेने जाते हैं और अगर उसमें से अगर आप 2 kg चीनी उसमें से निकाल देते हैं या त्याग देते हैं तो 3 kg क्या होगा, आपके भार में कमी होगी, द्रव्यमान में कमी होगी, आपकी चीनी कम हो जाएगी। ठीक है, आपको वजन कम लगने लग जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर इलेक्ट्रॉन ये त्यागता है धनावेशित होने पर, धनावेशित होने पर अगर ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इसके द्रव्यमान में क्या होगी, कमी होगी। ठीक, अगर ऋणावेशित होने पर द्रव्यमान में क्या होता है, ये वृद्धि होती है। तो आप इस पॉइंट को जरूर ध्यान में रखना। आई होप कि आपको ये जो है आवेश उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत जो है बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, और नोट्स बुक में जरूर इसको सारे कॉन्सेप्ट को लिख के रखिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में जो है क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन में आता है तो इसको साइड में लिखना है, लेकिन जो आधुनिक उत्पत्ति का जो आधुनिक सिद्धांत होता है आपको ये लिखना है। ठीक है, तो आपको इस बात को ध्यान में रखना। आप चाहें तो डायग्राम भी दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये नोट जो है आपको नहीं लिखना है नोट्स में अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अगर एग्जाम पेपर में आता है तो इस चीज़ को नहीं लिखना है और सिर्फ इसको लिखना है। तो ये आपको नॉलेज के लिए है, क्योंकि 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। तो चलिए इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। आप अपने नोट में जो है हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा, प्रेरण द्वारा आवेशन होता क्या है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या है, जब एक आवेशित पदार्थ के पास दूसरा अनावेशित पदार्थ आता है या संपर्क में रखा जाता है तो दूसरे पदार्थ में आवेश उत्पन्न होने की क्रिया को विद्युत प्रेरण कहते हैं। ठीक है, मैं इसलिए रीड कर दे रहा हूँ, हो सकता है कि मेरी हैंडराइटिंग अगर समझ में नहीं आ रही होगी तो वो स्टूडेंट मेरे वॉइस के थ्रू भी जो है अपना जो है नोट्स में राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो समझ लीजिए कि एक मान लीजिए आवेशित पदार्थ है और एक इसके मध्य में दूसरा आवेशित पदार्थ रखा गया है। ठीक है, सॉरी, अनावेशित पदार्थ है। समझ लीजिए कि इसके मध्य में कोई धनावेश है, एक पदार्थ है, मान लीजिए कोई ए नाम का कोई पदार्थ है और ये बी नाम का। ठीक है, और इसमें जो धनावेश है, इस पदार्थ में धनावेश है पदार्थ ए में। ठीक है, तो होता क्या है, क्योंकि हर एक पदार्थ में धनावेश और ऋणावेश होता है। ठीक है, लेकिन सपोज मान लीजिए इसमें धनावेश है और इस बी में जो है अनावेशित पदार्थ है। हमने जैसे डेफिनेशन में क्या लिखा कि एक आवेशित पदार्थ के पास, ये आवेशित पदार्थ है के पास दूसरा अनावेशित पदार्थ आता है। ठीक है, ये जब इस पदार्थ के बाद पास ये पदार्थ आता है, यानी कि आता है, ठीक है, घर्षण नहीं होता है, चिपकता नहीं है। ठीक है, मतलब कि ये पास आता है, इससे टकराएगा नहीं, ये चिपकेगा नहीं। तो दूसरे पदार्थ में क्या होता है, इसके कारण, यानी कि इसके कारण क्या होता है, क्रिया के द्वारा इसमें भी क्या हो जाता है, ये आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, होता क्या है कि जो इसमें क्या होता है, धनावेश और ऋणावेश प्रत्येक पदार्थ में विद्यमान होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, ध्रुवित होते हैं, और ध्रुवित होने के कारण वो दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, लेकिन होते धनावेश और ऋणावेश सभी में है। लेकिन ये धनावेश के कारण क्या होता है, जैसे ही ये नज़दीक आते हैं, ठीक है, जैसे ही ये पदार्थ नज़दीक आता है तो ये धनावेश के कारण क्या होता है, संपर्क में आते ही, ठीक है, इसके ये वाले जो पार्ट में होता है ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, और इसके इंटरनल पार्ट में, यानी कि आंतरिक भाग में क्या होता है, धनावेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से भी ये जो अनावेशित पदार्थ होता है वह क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम ये मान के चलें कि इस पदार्थ ए का जो आवेश Q1 है और अगर पदार्थ बी का आवेश जो है Q2 है, और अगर इसमें संबंध देखें, ठीक है, अगर इसमें संबंध देखें तो इसका संबंध क्या हो सकता है, हम बता सकते हैं कि Q1/Q2
इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं, Q1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q2, ठीक है। तो इस प्रकार से ये संबंध होता है, चूँकि ये न्यूमेरिकल में काम आता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत ही उपयोग में आता है। तो इस प्रकार आप इसको ध्यान में रख सकते हैं, ठीक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रेरण द्वारा आवेशित सिद्धांत क्या होता है, क्योंकि ये जो है ये बॉक्स जो मैंने बताया आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर बताया है, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अगर एक आवेशित पिंड को दूसरे अनावेशित पदार्थ को लाया जाता है तो उनमें संबंध क्या होता है, तो ये ऑप्शन में ये चीज़ें होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका प्रेरण द्वारा आवेशन जो है कंप्लीट होता है, ठीक है। तो चलिए इसके पश्चात दूसरा एंड लास्ट टॉपिक अपन देख लेते हैं, आवेश का संरक्षण, ठीक है, कि आवेश का संरक्षण क्या होता है। आप बिल्कुल अपने नोट्स को राइट डाउन करते रहिएगा, साथ साथ में अगर जो स्टूडेंट्स अगर राइट डाउन नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब जो है हम देखेंगे आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण, कि आवेश का संरक्षण होता क्या है, ठीक है। तो चलिए अब अपन देख लेते हैं आवेश का संरक्षण। तो जिस प्रकार से हम ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़े थे कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न हो सकती है ना तो नष्ट किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, रूपांतरित किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से आवेश का भी संरक्षण होता है। तो चलिए इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए। किसी विलगित निकाय का, किसी विलगित मतलब होता है आइसोलेटेड, ठीक है। तो किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है, ठीक है, यानी कि कांस्टेंट रहता है। कहने का मतलब वही है कि ऊर्जा ना तो नष्ट हो सकती है ना उत्पन्न हो सकती है, बस एक रूप से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है। ठीक उसी प्रकार से आवेश भी ना तो नष्ट हो सकता है ना ही उसको उत्पन्न किया जा सकता है, बस वो क्या एक रूप से दूसरे फॉर्म में क्या कह सकते हैं, उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये आवेश का संरक्षण का सिद्धांत है। और इसमें बता दूं कि अगर इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करूं तो जैसे आपके पास मान लो 5 कूलम मान लीजिए आवेश है, तो आप किसी को दे सकते हैं तो मैक्सिमम 5 कूलम आवेश ही दे सकते हैं, ठीक है। उसको जो है आप कम या ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, लेकिन जो है उसको नष्ट या उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आई होप आवेश का संरक्षण जो है आपको टॉपिक समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद हम आपको नेक्स्ट क्लास में जो है इसके आगे का टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको सारे टॉपिक्स बहुत ही ईजी और समझ में आए होंगे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा टॉपिक आपको कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।